चलो अगला टॉपिक हमारा बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, हमने एल का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था, पहले ये बताओ। एल का फॉर्मूला जो प्रूफ किया था वो बताओ। आई ओमेगा बराबर है, यही प्रूफ किया था। कंपैरिजन कैसे बताया था मैंने, P इज इक्वल टू, पी की जगह एल आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मास की जगह, समझ आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये लीनियर इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो लॉन्गर टर्म तक। अच्छा, एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि एल हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एल कांस्टेंट है मैथमेटिकली। कैसे प्रूव करना है, इसका मैथ्स क्या है वो आपको प्रूफ करके बताना है कि कैसे एल जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल टू पी आर, ये बताया था कि नहीं। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, एल बार इज इक्वल टू, पहले आर बार आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, पी बार आता है। समझ आ रहा है, आर क्रॉस पी, राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चों, डिराइव एंड derive expression for conservation of angular momentum सुनो, आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगुलर मोमेंटम यानी एल कांस्टेंट होता है। क्या प्रूफ करना है, एल जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, पहला पॉइंट लिखते हैं। ओके, द रिलेशन बिटवीन, मैं देखो क्या लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इज, इतना लिख देने का। ओके, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, एल बार का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, आर बार क्रॉस पी बार, इतना लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ, क्या किया था? ये इधर सुनो, हमको क्या करना है, ये जो डेरिवेशन आप मतलब इक्वेशन देख रहे हैं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करना है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तुम लोग ने सीखा है मैथ्स में ना, अभी नहीं सीखे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों डी एल बाई डी टी। ओके, इतना कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यू इंटू वी रूल पता है आप लोग को, क्या है यू इंटू वी रूल, यू डैश प्लस वी डैश, मतलब पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रखेंगे, पहले का। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग इसको आगे पीछे
नहीं कर सकते। अगर आगे पीछे करते हैं तो फिर आपको माइनस साइन लिखना पड़ता है, इसलिए आपको क्या करना है सुनिए। आर बार पहले तो आप आर बार को ऐसे ही रहने दीजिए, क्रॉस, फिर इसका डेरिवेटिव ले लीजिए डी पी बार बाय डी टी, फिर प्लस साइन, फिर क्रॉस के बाद पी बार को आप ऐसे ही रहने देना है, आपको आर का डेरिवेटिव लेना है डी आर बाय डी टी। ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको मैं सब्सटीट्यूशन सिखाता हूं। ये क्या होता है पता है, व्हाट इज, ये लीनियर मोमेंटम है, उसका रेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बार क्रॉस व्हाट, एफ बार। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में भी लिखूंगा मैं क्या लिख रहा हूं मैं। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो आर, यहां पर अपना पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो उसका रेट जो है ना वो किसके बराबर होता है पता है, वेलोसिटी। क्या होता है ये, वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलावा लीनियर मोमेंटम पी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। क्या होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो डेरिवेशन करते करते जितने फॉर्मूले आप याद कर, उसको याद कर लेने का, समझ में आ रहा है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर वी के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब आगे सुनो, यहाँ पर जो भी मैंने सब्सटीट्यूट किया वो चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, सिंस, ठीक है, डी पी बार बाय डी टी किसके बराबर था भाई, फोर्स के बराबर होता है। कौन से लॉ के हिसाब से, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स। डी आर बाई डी टी किसके बराबर होता है बच्चों, वेलोसिटी के, किसके, वेलोसिटी के। और पी बार किसके बराबर होता है, एम वी बार के। समझ में आ रहा है, जो जो सब्सटीट्यूशन किया वो यहां लिख दीजिए। आगे, क्या आप सभी बच्चों को पता है आर बार क्रॉस एफ, आर एफ एफ आर क्यों कौन होता था, सोचो सोचो, हाँ ताऊ बार, वेरी गुड। तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क। ताऊ फरार नहीं बताया था मैंने आपको। तो जो आर क्रॉस एफ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ होता है, टाउ बार के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर वी बार और वी बार है, एम जो है मेरा यहाँ पर मास कैसा है, स्केलर है। कौन है, स्केलर। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर के लिए होता है, स्केलर के लिए नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो आप एम ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, बाहर बाहर निकाल लिया हूँ, और ये क्रॉस किसके बीच में आ जाएगा, वी क्रॉस वी, ऐसे लिख देता हूँ। इतनी कहानी समझ आ गई। यहाँ पर मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया उसको लिखिए। यहाँ पर क्या किया हमने, सिंस क्या बोलेंगे बच्चों, आर बार क्रॉस क्या होता है, आर बार क्रॉस एफ बार किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे की कहानी सुनो। क्या आपको पता है वी क्रॉस, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, ठीक है। आप पूछेंगे सर रीजन बताइए, मान लीजिए ये मेरा वी बार है ना, तो वापस से वी बार तो यही हुआ ना, दूसरा वेक्टर भी वही है ना रे भाई। ठीक है, तो दोनों सेम ही वेक्टर हुए, वी बार, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थीटा जीरो है। ठीक है, वी क्रॉस वी मतलब क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख रहा हूँ। वी क्रॉस वी, आपको पता है क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन आता है। तो v इंटू वी, वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आप एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, एन कैप लिख सकते हैं। थीटा कितना है बताइए तो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। जीरो इंटू पूरी कहानी खत्म हो गई ना, समझे कुछ। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, पूरा जीरो हो गया। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, याद रखिएगा, जीरो होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया, जीरो आ गया, m इंटू जीरो जीरो। अब मुझे सिंपली बताओ बच्चों, हो गया हमारा प्रूफ, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आता है, जल्दी से बताओ, टॉर्क के बराबर आता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे की कहानी क्या है, नेक्स्ट क्या है,
इफ एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब अगर कोई चीज गोल घूम रही है और बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है मतलब टॉर्क क्या है, जीरो। तो इफ टॉर्क, टाउ बार लिख देता हूं, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, देन dl बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो, जीरो। और मुझे बताओ अगर L बार का डेरिवेटिव जीरो है, सिंस इट्स डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कौन बताएगा, कांस्टेंट का। किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, नहीं समझे बात को, डेरिवेटिव में पढ़ा है पहला पॉइंट, आप यही पढ़ते हो ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव L का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब L बार इज कांस्टेंट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, L बार इज कांस्टेंट, सॉरी इज जीरो, देयरफॉर, ठीक है, L बार इज कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हो, कंजर्व्ड। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। इसमें मैं आपको और भी वीडियोस बताता हूं, इतना कर लीजिए आप कि L बार किस तरीके से कंजर्व्ड होता है। ये हो गया ना बच्चों। आवाज मत करो। ए व्हाट इज रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन क्या है, यहां पर इसके अंदर आपका क्या होने वाला है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस, ठीक है। अभी कोई पूछेगा सर ट्रांसलेशनल क्या होता है, लीनियर मोशन ही क्या होता है, ट्रांसलेशनल होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब सुनो, ये टेप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ओके। अब मैं अगर इसको ऐसे स्लाइड, ऐसे सिर्फ स्लाइड करता हूं तो ये कौन सा मोशन हो गया पता है, हाँ, लीनियर मोशन हो गया। इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशनल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ लीनियर मोशन भी। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे सिर्फ रोटेट करूं, देखो ऐसे अपनी जगह पर, अपने एक्सिस के अराउंड में, अगर ये क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है, आपको देखो ये टेप से दिखाई दे रहा होगा कि ये गोल घूम रहा है, दिख रहा है, ये हो गया रोटेशनल मोशन। क्या हो गया, ये अपने एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, ये हो गया रोलिंग मोशन। तो रोलिंग में क्या हुआ, रोलिंग में ये सुनो, ये आगे भी बढ़ा प्लस रोटेट भी हुआ, रोटेट होते होते आगे बढ़ा तो रोलिंग मोशन। तो व्हाट इज रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। रोटेट भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, तो ये समझ जाओ क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन। एकदम सिंपल से समझ में आ गया क्या होता है रोलिंग मोशन, ओके। किसी को कोई डाउट भाई, इसको दे देना बाद में, उतना टेप निकाल लेना। ए कुछ समझ में आया क्या, रोलिंग समझ में आ गया, ओके। ओके तो हमारा ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया रोलिंग मोशन के ऊपर। ये इसको लिख लो बच्चों, चलो इसको लिख लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क के लिए ये प्रूफ पूछता है। बॉडी आपने देख लिया, रोलिंग बॉडी देख लिया कैसे होती है ना। इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है, क्या बताना है,
काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 2 मार्क के लिए बोर्ड में कई मरतबा पूछ चुका है, पुराने पेपर आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है। और जो कि बिना स्लिप हुए आगे बढ़ रही, मैंने देखो उसको रोल किया तो क्या है, स्लिप हुआ था कहीं पर भी नहीं, डायरेक्ट पूरा रोल होता गया विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप हुआ है वो आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे बच्चों, क्या करना अब हमको क्या करना है, पहले तो कैमरा एडजस्ट करना है, मैं तो वैसे ही रह जाता। ओके, इधर सुनो फटाफट से, डायग्राम अब बनाने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप एक बॉडी कंसीडर कर लो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑफ मास m रोलिंग ओवर द सरफेस, ऐसे बोल दो, रोलिंग ओवर द सरफेस, ठीक है। सरफेस के ऊपर रोल हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ओके। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑफ मास m लिख दो बच्चों यहां पर, हाँ क्या लिख दोगे, m, ठीक है, रोलिंग ओवर द सरफेस। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज, सुनो बात को, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहां पर देखो कैसे लिख रहा हूं, जो टोटल एनर्जी है आप उसको E भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, E, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू, यहां पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां पर आप लिख सकते हो KE और बेस पर लिख सकते हो T मतलब ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वाली एनर्जी, प्लस रोटेट भी कर रहा है ना, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, KER, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब आगे सुनो, काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही ट्रांसलेशनल का होता है, क्या फॉर्मूला पता है हमको, वेरी गुड, क्या पता है भाई हमको, ½ mv², ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ, याद करो, I ω², नहीं प्रूफ किया था अपन ने, अब क्या करना बच्चों, लीनियर वाले को कुछ टच नहीं करने का, ट्रांसलेशनल वाले में कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। क्या आपको पता है I = mk² होता है, कहां से, रेडियस ऑफ गायरेशन, याद है ना, I = mk², मैंने पूरे रिंग को एक बिंदु बना के गोल घुमाया था, हाँ। और ये V = R⍵ रिलेशन पता है, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस R भी ले लो, चलो रेडियस R रोलिंग ओवर द सरफेस, क्या आपका V = R⍵ रिलेशन लिख दूं मैंने, अगर सुनो बात को, V = R⍵ रिलेशन नहीं मालूम है आपको, अबे सर स्मॉल r था, मैंने इसका रेडियस R माना ना, क्या माना है, तो V = R⍵। अब यहां से बताओ, अगर R को यहां भेजूं तो V/R किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना, अब आपको हाफ ऐसी रखना है, ये I की जगह क्या पुट करना है,
mk², समझ गए। और ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, v अपॉन आर, तो v अपॉन आर उसका क्या हो जाएगा, तो v² अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R²। बोलो ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन याद रखिए, आई की जगह हम लोग ने ये पुट किया हुआ है और ओमेगा की जगह आपने क्या किया, ये पुट किया हुआ है। समझ, ओमेगा का स्क्वायर था तो v अपॉन आर का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां से, ये दो सम में, दो टर्म में अगर आप देखोगे क्या चीज कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है, v² कॉमन है, हाफ कैपिटल M और v² क्या है, कॉमन है। तो आप यहां पर लिखेंगे हाफ कैपिटल M v², ब्रैकेट डाल देते बच्चों, ये पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचा 1 प्लस, और यहां क्या बचेगा, हाफ चला गया, m चला गया, v² चला गया, k² अपॉन, तो कैपिटल k² बचा और अपॉन में ये आपका कौन सा हो गया, क्या हो गया बताओ, समझ आ रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ठीक है, दिस इज ठीक है, समझ गया ये।